हाय एवरीवन। तो आज 16 जुलाई 2020 के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है गूगल की अनाउंसमेंट से रिलेटेड है। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, अभी कल ही हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि आने वाले 5 से 7 सालों के बीच में वो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे टू डिजिटाइज इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और उसकी 6th एडिशन वो कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्चुअल समिट 13 जुलाई को। ठीक है, तो इसमें गूगल फॉर इंडिया 2020 इसे बोला गया एंड गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड सेटअप किया गया था। ठीक है, अभी यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है RIL, तो इनकी डिजिटल जो सब्सिडरी है, ठीक है, डिजिटल सब्सिडरी कौन है, जिससे ज़्यादातर पॉपुलेशन अभी इंडिया की यूज़ कर रही है, जियो को। ठीक है, तो यहाँ जियो में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ऑक्शन होगा। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन अवेलेबल होगा इंडिया में 5G स्पेक्ट्रम का। तो ये द मेड इन इंडिया जो 5G सोल्यूशन है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, जो मुकेश अंबानी है ये, तो यहाँ पे वर्चुअल एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, उसमें ये चीज़ बात की गई कि कितने बिलियन, $4.5 बिलियन। ठीक है, और 7.7% जो स्टेक है इन जियो प्लेटफॉर्म्स गूगल के, तो ये है। और वी बिलीव वी कैन डिज़ाइन एन एंट्री लेवल 4G और इवन 5G स्मार्टफोन्स फॉर फ्रैक्शन ऑफ इट्स करंट कॉस्ट। एंड गूगल्स इन्वेस्टमेंट्स, RIL चेयरमैन सेड इट्स 5G टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड यूजिंग 100% होम ग्रोन टेक्नोलॉजी एंड सोल्यूशंस। ठीक है, तो हम अपनी जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी और सोल्यूशन है उस पर फोकस करेंगे। ट्रायल के लिए ये 5G स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम वो अवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। और वंस जियो 5G सोल्यूशन इज प्रूवन इन इंडिया स्केल, जियो प्लेटफॉर्म वुड बी वेल पोजिशन टू बी एन एक्सपोर्टर ऑफ 5G सोल्यूशन। तो हम दूसरे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ग्लोबली, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट मैनेज सर्विसेज हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे जो OTC है, यानी कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, ये इन्होंने बोला है विल बी हाइव्ड ऑफ इट into a separate subsidiary to facilitate an equity partnership opportunity with Saudi Aramco। तो ये काफ़ी सारे जो इक्विटी टाइप्स हैं, ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो रिटेल आर्म्स में, तो उनके साथ करने की सोच रहे हैं। और मेजॉरिटी ओन सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जियो प्लेटफॉर्म। और ये आप देख सकते हो इन्वेस्टर्स जो है US के इन्वेस्टर इन जियो प्लेटफॉर्म, फेसबुक के 9.99% स्टेक्स हैं, गूगल, KKR, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, सिल्वर लेक्स, जनरल अटलांटिक, तो ये सारे कौन है, इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या बोला है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं हम। तो इंडिया EU की जो समिट हुई थी, EU एंड LAC गेट्स बैकिंग फॉर टॉक्स। ठीक है, तो किस किस के बीच में ये हुई थी, यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल एंड यूरोपियन कमिश्नर प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, एक बार देख लेते हैं यहाँ। हमें मार्च में इंडिया EU समिट स्थगित करनी पड़ी थी। अच्छी बात है कि आपत्ति के लिए संवेदना प्रकट करता हूं। तो मैं भी भारत और EU के संबंधों को और विस्तृत और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसके लिए हमें एक दीर्घकालीन स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ एक एक्शन ओरिएंटेड एजेंडा बनाना चाहिए जिसे निर्धारित समय में कार्यान्वित किया जा सके। भारत और EU नेचुरल पार्टनर है। हमारी पार्टनरशिप विश्व में शांति और स्थिरता के लिए भी उपयोगी है। यह वास्तविकता आज की वैश्विक स्थिति में और भी स्पष्ट हो गई है। हम दोनों ही डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म, इंक्लूसिविटी, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलेटरलिज्म, फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी जैसी यूनिवर्सल वैल्यूज शेयर करते हैं। कोविड-19 के बाद आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसके लिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर विभिन्न प्रकार के दबाव है। ऐसे में भारत EU पार्टनरशिप आर्थिक पुनर्निर्माण में
और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित ग्लोबलाइजेशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो यही सब इसमें बातचीत हुई। एक तो एलएसी को लेके टॉक हुई, जो मतलब हमारी करंट सिचुएशन है अभी कंट्री की, तो उस पर जो गलवान वैली पे जो इंसिडेंट हुआ था, 20 इंडियन आर्मी पर्सनल को किल किया गया था। इसके अलावा बाकी जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस, इन पे बात हुई। इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी पे बात की गई। तो जो 15th इंडिया EU समिट थी, ब्रसेल्स में होने वाली थी, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। और यहाँ पे जो माइकल है, ठीक है, जो मिशेल है, इन्होंने कहा कि वी हैड द ओकेजन विद द प्राइम मिनिस्टर टू हैव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। तो इस बारे में यही चीज़ कहा गया। एंड सेकंड पेज पे देख लेते हैं क्या और है इसमें, क्या क्या बातचीत हुई है। तो इंडिया हैड ऑलरेडी ब्रीफ्ड EU पार्टनर्स इंक्लूडिंग जर्मनी एंड फ्रांस, ठीक है। तो जर्मनी और फ्रांस से आपको पता है कि अभी हमने रिसेंटली बातचीत की है डिप्लोमेटिक चैनल्स और फॉरेन मिनिस्टर लेवल के कन्वर्सेशन के थ्रू। और जो भी ये जॉइंट स्टेटमेंट था, इसका नाम क्या था, ये जो अडॉप्ट किया गया, EU इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। EU इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अ रोड मैप ऑफ 2025, ठीक है। EU इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अ रोड मैप ऑफ 2025 ये अडॉप्ट किया गया टू गाइड कोऑपरेशन बिटवीन द EU एंड इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो 5 सालों के लिए ये ही प्लान चलेगा इंडिया और EU के बीच में। और मैंने BTA भी बताया था, बिलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिसको जैसे जो भी ट्रेड एग्रीमेंट होता है कंट्रीज़ के बीच में, तो EU और इंडिया के जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, BTIA, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जॉइंट स्टेटमेंट में कोऑपरेशन किया गया कोविड-19 पैंडमिक से रिलेटेड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन एट द WHO, UNSC एंड G20, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, नेवल कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इन थर्ड कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड ऑल पॉइंट्स टू चाइना प्रेजेंस इन दिस एरिया, ठीक है। अभी आपने सुना होगा कि जो क्या बोला उन्होंने कि जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनको अभी इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट और कोऑपरेशन की ज़रूरत है, उनको एक साथ आना होगा। आपको पता है चाइना को ही काउंटर करने के लिए ये चीज़ बोली गई। एंड इंडिकेट्स ग्रोइंग कन्वर्जेंस बिटवीन दिल्ली एंड ब्रसेल्स, ठीक है। तो ब्रसेल्स है। एंड यहाँ पे सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके बारे में भी बातचीत की गई। तो यही सारी चीज़ें इसमें जो मेजर अडॉप्ट किया गया वो मैंने बता दिया है कि क्या प्लान था 5 सालों के लिए, आने वाले 5 सालों के लिए हम क्या फॉलो करेंगे, ठीक है। US के जो टेक जायंट्स हैं विद गूगल बोर्ड, जियो नाउ हैज़ बिजनेस अरेंजमेंट विद 5 US टेक्नोलॉजी जायंट्स, ठीक है। फेसबुक किसके लिए, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के लिए, व्हाट्सएप से कनेक्टिविटी है विद जियो ई कॉमर्स वेंचर, ठीक है, जियो मार्ट। एंड माइक्रोसॉफ्ट फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड प्लेटफॉर्म एज्योर, गूगल फॉर बिल्डिंग एन एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इंटेल एंड क्वालकॉम फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो अभी अगर हम देखें तो जियो के जो 27.61% जो स्टेक है ओन्ड है वो US के द्वारा ओन्ड है, ठीक है, US फर्म के द्वारा। और चाइनीज़ की जो इंटरनेट मेजर्स है अलीबाबा, ये क्या, वन ऑफ द लार्जेस्ट चाइनीज़ इन्वेस्टर इंडियन स्टार्टअप्स। तो ये हम मतलब एक तरह से जो 59 मोबाइल ऐप्स जो हमने बैन किया चाइनीज़ ओरिजिन की, तो उसके साथ हम अब जो USA है, ठीक है, USA की जो टेक्नोलॉजी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही हैं। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है, 2 पैनल सेटअप फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, ठीक है। तो स्टेट एजुकेशन बोर्ड फॉर दिल्ली एज वेल एज फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म। तो एक तो मतलब क्या है, एक न्यू स्टेट एजुकेशन बोर्ड डेवलप किया जाएगा, ठीक है, जो कि प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन में रिफॉर्म करेगा न्यू दिल्ली में। एंड दीज कमिटीज़ वुड बी फॉर्म्ड इन हिज 2020-21 बजट स्पीच, वहाँ पे बनाई जाएगी। अब इनका ये कहना था कि जो भी हमारी अभी जो एजुकेशन है उसको कंटेम्प्रेरी नीड्स जो सोसाइटीज़ की हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कल के लिए, फ्यूचर के लिए, तो उसको देखते हुए वो हमारा सिलेबस करिकुलम होना चाहिए। एग्जामिनेशन सिस्टम में थोड़े चेंजेस आने चाहिए। जो बुक नॉलेज है उसकी जगह पे थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, उसका यूज़ प्रॉपर्ली होना चाहिए। और जो भी ये बोर्ड है ये मतलब चिल्ड्रन को फोकस करेगा अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग में, ठीक है, क्योंकि अभी जो बच्चों के जनरली जो मार्क्स वगैरह आते हैं वो रोट लर्निंग के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो रोट लर्निंग की जगह पे अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन है, द कमिटी फॉर क्रिएशन ऑफ द फ्रेमवर्क फॉर अ दिल्ली स्टेट एजुकेशन बोर्ड इंक्लूड्स IIM अहमदाबाद फैकल्टी अंकुश एंड ASER के जो डायरेक्टर हैं एंड डायरेक्टर अल्कोहन ग्रुप ऑफ स्कूल्स, ठीक है। अब ये क्या है, कमिटी फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यू करिकुलम फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 इंक्लूड्स प्रिंसिपल स्प्रिंग डेल्स जो स्कूल है, ठीक है, अमिता वट्टल, ये सारे इसमें होंगे। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो यहाँ पे
एडीबी से रिलेटेड थी, ठीक है, एडीबी। तो एडीबी तो ये जो है अशोक लवासा, ठीक है, जो इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा हैं, और हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये इन्होंने मतलब नेक्स्ट पोल पैनल के लिए इनको हेड किया जाता, लेकिन अभी इनको किसके लिए अपॉइंट किया गया, एडीबी के द्वारा, ठीक है, एडीबी एडिशनल एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके जो चार्टर है इसके अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट्स आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन रिकमेंडेशन बाय द एडीबी प्रेसिडेंट, ठीक है। द अपॉइंटमेंट्स आर मेरिट बेस्ड। एडीबी के बारे में, तो एडीबी रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 19 दिसंबर 1996 को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यूपीएससी ने 2019 में इस पर क्वेश्चन भी पूछा था, और तो इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। 19 दिसंबर 1966 में। एंड एडीबी नाउ हैज़ 68 मेंबर्स, ठीक है, 68 मेंबर्स हैं, 49 जो है विद इन एशिया से हैं। एज ऑफ 31 दिसंबर 2019 एडीबीज 5 लार्जेस्ट स्टेक जो शेयर होल्डर्स हैं एडीबी के, वो कौन है, जापान है। उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मतलब इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है, ठीक है, जबकि कौन है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट है, ईच विद 15.6% ऑफ टोटल शेयर। एंड चाइना का उसके बाद थर्ड नंबर पे है 6.4, एंड इंडिया फोर्थ नंबर पे 6.3%, एंड ऑस्ट्रेलिया 5.8%। एंड इसका एम क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एशिया में प्रमोट करना। और एडीबी कमिटेड टू अचीविंग अ प्रॉस्पेरस इंक्लूसिव रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड द पैसिफिक वाइल सस्टेनिंग इट्स एफर्ट टू एराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, ठीक है, अब मनीला में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है एलईसी टॉक्स वेरी पॉजिटिव, पीएलए रेडी टू डिस्कस पैंगोंग। मतलब पहले तो वो बातचीत करना भी नहीं चाह रहे थे इस पर बिल्कुल भी, लेकिन अभी एटलीस्ट बातचीत हो रही है, और जो भी जनरल कमांडर है उनके बीच में और जो चाइनीज साइड के। तो यहाँ पे वही है कि जो पैंगोंग सो जो लेक है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ट्रूप्स हैं चाइनीज साइड के वो डिप्लॉयड हैं, और वहाँ से वो धीरे धीरे मतलब उनको डिसंगेजमेंट और डेस्केलेशन की प्रोसेस वहाँ पे टॉक्स के थ्रू ये हो रही है। और 135 किलोमीटर ये लॉन्ग लेक है, जिसमें 2/3 जो है चाइना क्लेम करता है। बाकी ये है कि लेक होने की वजह से मतलब एक रिवर बॉडी है, वाटर बॉडी है, तो इस वजह से ये यहाँ पे डिमार्केशन जो है एलएसी का वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। बाकी तो हम जो गलवान रीजन और जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वहाँ पे आसानी से भी हो जाता है डिमार्केशन एलएसी का, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बाकी के जो दिप्सांग जो प्लेन है, ठीक है, दिप्सांग प्लेन कहाँ पे, जो डोलत बेगी ओल्डी रोड है, ठीक है, TBO डोलत बेगी ओल्डी रोड है, तो वहाँ पे जो ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि ये हमारे जो लेह है उसको काराकोरम पास से कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे भी उनकी प्रेजेंस है, ठीक है। तो बाकी तो वही है, हम जो है चाइनीज़ फिंगर 4 तक की मतलब फिंगर 4 से हमें रोकते हैं, और हम इंडिया जो बोलता है कि हम फिंगर 8 तक कंट्रोल करते हैं, लेकिन क्लेम हम फिंगर 8 तक करते हैं, लेकिन हम कंट्रोल कहाँ तक करते हैं, फिंगर 4 तक अभी हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, यहाँ के जो माइक पोम्पियो हैं यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, तो इन्होंने ये बोला है, जो यहाँ के यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं ब्यूरो ऑफ ईस्ट एशियन पैसिफिक अफेयर्स के डेविड आर स्टिलवेल, तो इन्होंने बोला है कि चाइनीज़ स्टेट इंटरप्राइजेज आर मॉडर्न डे इक्विवेलेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे थी ना, तो उसी तरह से ये चाइनीज़ भी हैं। व्हेन बीजिंग यूजेस कोअर्शन, तो जितने भी नेगेटिव वर्ड आजकल हैं तो वो चाइना के लिए ही यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो डिसइन्फॉर्मेशन हो, कंटेम्प्ट फॉर रूल्स हो, बैड फेथ डिप्लोमेसी हो, एंड अदर अंडरहैंडेड टेक्टिक्स एंड द साउथ चाइना सी, तो ये सारे किसके लिए आते हैं, चाइना के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ड्राइंग ऑन अ प्ले बुक दैट इट यूजेस वर्ल्ड वाइड, तो चाइना इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहा है। एंड वी सी इट इन द ईस्ट चाइना सी, वी सी इट इन द हिमालयाज, और वेर बीजिंग रिसेंटली टूक एग्रेसिव एक्शन ऑन इट फ्रंटियर्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी यहाँ पे क्या है, जो यूएस ने बोला था ना कि जितने भी फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो अगर यहाँ पे यूएस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देती हैं, तो वो वापस अपने देशों में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कि आपको वापस यूएस में भी एंट्री नहीं मिलेगी, तो जो मतलब फिज़िकल जहाँ पे क्लासेस होंगी तो वहाँ पे तो क्या है, वहाँ पे आप जा सकते हो, लेकिन जहाँ पे वर्चुअली क्लासेस होंगी वहाँ से पूरी तरह से बोल दिया गया था। तो इसका बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी हैं, जैसे जो
अन्य यूनिवर्सिटी है यूएस की, तो उन्होंने लॉ सूट किया जा रही है, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी MIT फील्ड लॉ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एजेंसी। तो फिर बाकी के 180 एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने भी बोला कि ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया है, द ऑर्डर पास्ड बाय द US इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ऑन July 6 रिक्वायर्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट द US टू इधर शिफ्ट इन पर्सन क्लासेस, ठीक है, इन पर्सन क्लासेस वही है रिस्क डिपोर्टेशन की। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा बच्चों का, क्योंकि इन्होंने जो है प्लान जो गाइडलाइंस थी जो मार्च 2021 के लिए, वो भी उस पर काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है, मैसिव इन्वेस्टमेंट की है। दूसरा ये कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्री की इकोनॉमी में वो उनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए वो बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। और जॉब यहाँ पे US इकोनॉमी एंड स्किल रिसर्च के लिए मतलब वो रिस्पॉन्सिबल हैं। दे कोटेड अ रिपोर्ट बाय द नेशनल एसोसिएशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट एडवाइज़र दैट ऑफ foreign every 7 international students living in the US 3 jobs are supported due to their presence, है ना, तो jobs वगैरह भी supported हैं। और there were around 2 लाख इंडियन स्टूडेंट। तो चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो फॉरेन स्टूडेंट हैं USA में वो इंडियन स्टूडेंट ही हैं। और रिपोर्ट में बोला गया था US बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, ठीक है, तो 45 बिलियन जो है कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियल लोन्स US में। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से ये लिया गया है डाटा, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था। तो अभी ये बोला गया है कि फ्लेक्सिबल रूल्स होंगे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, रिवर्स कर दिया गया अपने ऑर्डर को। ये जो एडिटोरियल है बेटर लेट प्लान्स, तो ये गवर्नमेंट शुड प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन प्राइवेटाइजेशन एंड अ मीडियम टर्म रोड मैप। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्लो डाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब रेवेन्यू कलेक्शन में कमी आई है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जो मई में कितना था 37% रहा और अप्रैल में 44% था। तो जिससे कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ह्यूज फॉल देखा जाएगा। तो यही चीज़ बोली गई है कि सरकार मतलब क्या कर रही थी, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था उनका 2 लाख करोड़ का। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पहले यही पता होना चाहिए आपको, यही स्टैटिक चीज़ है कि आप यहाँ पे टर्म्स मतलब समझ जाएं कि डिसइन्वेस्टमेंट एक्चुअली होता क्या है कि सेल और लिक्विडिटी, ठीक है, सेल और लिक्विडिटी किस चीज़ की, असेट्स की बाय द गवर्नमेंट्स, ठीक है, तो संपत्ति की जो उसको बेचना, मेनली किसको बेचा जाता है, जो PSUs होते हैं, ठीक है। और एक स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी होता है, तो जिसमें क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ द ओनर, ठीक है, एंड कंट्रोल ऑफ PSE, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होते हैं उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसकी ओनरशिप का, और उसको उसके जो कंट्रोल है किसी अदर एंटरप्राइजेस को दिया जाता है। और मेनली वो कौन होता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में ही होता है। तो ये एक तरह से प्राइवेटाइजेशन भी बोलते हैं इसको। लेकिन जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है वो 3 टाइप का होता है। एक तो क्या होता है, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, और तीसरा होता है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो जो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट होता है उसमें क्या होता है कि एट द एंड ऑफ इट जो मेजॉरिटी कंट्रोल होगा वो किसके पास रहता है, गवर्नमेंट के पास ही रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो कंपनी है उसी के पास स्टेक होते हैं 51% से ज़्यादा, ठीक है। बाकी जो ये मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट होता है उसमें माइनॉरिटी स्टेक्स रहते हैं गवर्नमेंट के पास, ठीक है, मेजॉरिटी शेयर क्योंकि वो किसको बेच देती है, जो दूसरे फर्म्स होती हैं उनको। देन जो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, ये भी मतलब एक तरह से मेजॉरिटी शेयर ही इसमें बेचा जाता है, लेकिन 100% जो कंट्रोल और ओनरशिप होती है वो किसकी होती है, वो प्राइवेट फर्म्स की हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टैटिक पार्ट मतलब यू शुड नो दिस। एंड यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि जो ये मतलब सरकार ये क्यों करती है डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनको ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन चाहिए होता है। दूसरा ये होता है कि जो फिस्कल डिफिसिट का जो बर्डन होता है उसको रिड्यूस करना होता है। और लॉन्ग टर्म में जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो उसके लिए इनको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हेल्थ सेक्टर के लिए, टू एड द इकोनॉमिक रिकवरी, तो ये सारे इस वजह से ये यूज़ किए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और स्ट्रैटेजिक सेक्टर को यहाँ पे मतलब डिफाइन करना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स आर, तो कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व होना है, तो सारे पहले ये सब चीज़ें डिफाइन करना ज़रूरी है। और मीडियम टर्म रोड मैप लिस्टिंग आउट द पोटेंशियल कैंडिडेट इंडिकेटिंग द पीरियड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड मोर क्लैरिटी टू इन्वेस्टर। तो अगर ये सारे जो रोड मैप हैं और एक डिसइन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड अगर दे दिया जाए, सेट किया जाए, तो वो इन्वेस्टर को एक ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी देगा। एक्ट क्विकली, तो यहाँ पे छाबहार प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट है जो इंडिया का ईरान में, तो वो अभी कल भी एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इसी से रिलेटेड आया था, क्योंकि हमने अननेसेसरी की जो डिलेज थे फाइनेंशियल असिस्टेंट में, उसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। तो यहाँ पे यही बोला गया। अब ये क्या है, ईरान डिसीजन टू ड्रॉप इंडिया फ्रॉम अ प्लान बिल्ड अ रेल लिंक फ्रॉम स्ट्रेटेजिक छाबार पोर्ट टू जाहेदान ऑन अफगान बॉर्डर इज़ अ वेकअप कॉल। तो वेकअप कॉल है ये, जो छाबार पोर्ट से जाहेदान जो अफगान बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ तक रेल लिंक कनेक्ट कर रहे हैं, रेल लिंक। ये मतलब हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारे जो भी ट्रेडिंग रूट है वो उसको मतलब क्या करता था, डिनाइल कर देता था। वाघा से लेके खैबर पास के बीच में जब हम अफ़गानिस्तान जाते थे और उसके आगे जो सेंट्रल एशिया का जो रास्ता था वहाँ हम नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन इसके थ्रू हम सेंट्रल एशिया भी जा सकते हैं, मतलब अफ़गानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ सब भी जा सकते हैं। और इंडिया ने मतलब ऑलरेडी तो चलो पोर्ट तो डेवलप कर ही दिया, फंक्शनल भी है वो। जो कांडला है गुजरात का, तो वहाँ से इंडिया क्या भेजता है, वीट भेजता है, ठीक है, अफ़गानिस्तान में, और दूसरे जो फूड ग्रेन्स हैं वो भी भेजता है, ठीक है। तो BRO ने ये हेल्प किया था। 218 किलोमीटर का जो रूट था, इसको क्या बोला जाता है, 606 रूट भी बोला जाता है, रूट 606 भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी मतलब कल को एग्जाम में यही पूछा जाए कि रूट 606 क्या होता है, तो अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक है, तो ये यहीं पे याद होगा। डेलाराम ज़ारेंस जो हाईवे है उसको रूट 606 और A71 भी बोला जाता है, ठीक है। तो 218 किलोमीटर का ये रूट है, और इन अफगानिस्तान नोन अदरवाइज एज द डेलाराम ज़ेरांज हाईवे एंड द कट रोड ट्रैवल टाइम। तो इसने ट्रैवल टाइम को जो इंडिया अफगानिस्तान ईरान के बीच में था, अफगानिस्तान ईरान के बीच में, तो उसको भी कम किया है। बट इंडिया डायरेक्ट इज फीट ऑन बिल्डिंग द रेल लिंक फ्रॉम छाबार टू जाहेदान। मतलब ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये डिले हुआ है, ठीक है, हमने और कंट्रीज़ के साथ भी ऐसा किया है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे ये कि इसके साथ क्यों किया अभी हमने ईरान के साथ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिसएग्रीमेंट्स हुए थे। दूसरा US के सैंक्शंस का फियर था। तीसरा, आफ्टर द US प्रोवाइडेड कार्व आउट, मतलब जब उन्होंने थोड़ा सा इसमें फिजिबिलिटी दे दी थी, उसके बाद हमको क्या था, फाइंडिंग इंटरनेशनल सप्लायर्स फॉर मटेरियल। तो इस सारी चीज़ों का हमें क्या था, ये रिस्क था, इस वजह से ये हमने इसको नहीं कर पाए पूरा। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि इंडिया ने जो अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स थे वो बहुत ज़्यादा डिले किए हैं, जैसे नेपाल से लेके म्यांमार में, श्रीलंका, ईरान में। एंड कमिटमेंट्स तो की थी हमने, बड़े बड़े हम वहाँ पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, हाईवेज़ बनाएंगे, रेलवे, दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाएंगे, लेकिन सारे मतलब बहुत स्लोली हो रहे हैं और कभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। जैसे पंचेश्वर डैम का ही एग्जांपल ले लें, जो नेपाल में ये जो प्रोजेक्ट है, आप मुझे ये बताइएगा कौन सी रिवर पे ये है, ठीक है, कौन सी रिवर पे पंचेश्वर डैम है। हैज़ बीन हैंगिंग फायर सिंस 1991 से ये लटका हुआ है। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मतलब विजिट भी किया था काठमांडू में, लेकिन कुछ भी ऐसे प्रोग्रेस हुई नहीं इसमें। अभी इंडिया और नेपाल के जो क्लेम है आप देख ही सकते हो टेरिटरी को लेके, और जो सीताराम को भी बोल दिया उन्होंने, है ना, कि वो नेपाली थे। स्टिल टू बी completed trilateral highway between India, Myanmar and Thailand has been overshadowed by Chinese built highway। तो हम इन सारी चीज़ों में उलझ के रह गए हैं अभी। और चाइना जो है, चाइना म्यांमार बॉर्डर ट्रेड उन्होंने मतलब बूस्ट किया है हाईवे, और हमारा जो अपना जो IMT है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, तो वो अभी इतना अच्छे से हम नहीं कर पाए उसको। दिल्ली हैज़ इंडिकेटेड दैट इट कंटिन्यूज टू बी पार्ट ऑफ द रेल लिंक प्रोजेक्ट इन ईरान एंड द चाबार प्रोजेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया रीजनल गोल्स। तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, हमारे साथ, हमारे ईरान के साथ रिलेशंस अच्छे हों, और हमें जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं बता दूंगी इसकी लोकेशन भी, पहले ये वाला आर्टिकल देख लेते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स, तो ये ओनरशिप इशू है, ये फाइनली सेटल्ड हो गया है। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का कुड डू विद अ म्यूजियम टू शोकेस इज ट्रेजर इन हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है, ये 8th सेंचुरी का टेम्पल है, और ये मतलब इंटरेस्टिंगली लिंक्ड टू द रीजन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल हिस्ट्री। तो ये है, ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले ये देख लो, ये जो मैप है, ठीक है, ये छाबार पोर्ट है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए छाबार पोर्ट मतलब कहाँ पे है, ठीक है। तो अरेबियन सी, इंडियन ओशन में क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी। तो यहाँ पे छाबार पोर्ट है, और इसी से 72 किलोमीटर दूर यहाँ पे आपको ये ग्वादर पोर्ट दिखने लगेगा, जो चाइना का प्रोजेक्ट है CPEC। तो CPEC के थ्रू चाइना यहाँ पे इसको पाकिस्तान में बिल्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये गल्फ ऑफ ओमान है। अब ये कनेक्ट कर रहा है किसको, यहाँ से ये जा रहा है, देखो,
ये कांडला है गुजरात में, ठीक है। यहाँ से हम सप्लाई करते हैं अपने गुड्स वगैरह अफ़गानिस्तान के थ्रू, जो भी दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको कर सकते हैं। तो यहाँ से ये है ज़हेदान, ठीक है। ज़हेदान से ज़ारंज, तो ये अफ़गानिस्तान को ये मतलब कनेक्ट करता है। और द पोर्ट सर्व एज द ओनली ओशियनिक पोर्ट ऑफ ईरान एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट पोर्ट्स नेम्ड शाहिद बेहसती एंड शाहिद कलत्तरी, ठीक है। अब ये पद्मनाभम स्वामी टेम्पल है, ठीक है, 8th सेंचुरी टेम्पल है, विष्णु टेम्पल है, वैष्णोइट, एंड थिरुवनंतपुरम केरला में है। आपने जो विष्णु भगवान को देखा होगा ना, शेषनाग पे वो मतलब ऐसे शयन मुद्रा में रहते हैं, तो उनमें से जो वो ऐसे ऐसे नाग हैं, तो एक नाग का नाम क्या था, अनंत, तो उसी अनंत के नाम पे तिरुवनंतपुरम ऐसा बोला जाता है कि इसका नाम पड़ा है, और केरला में ये है। और किसने बनाया है, जो 18th सेंचुरी के राजा थे, ठीक है, त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा, ठीक है, महाराजा मार्तंड वर्मा ने ये बनाया। और इनिशियली जो ये बनाया गया था किससे बनाया था, वुड से बनाया गया था, बाद में ग्रेनाइट से बनाया गया। और चेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, द्रविड स्टाइलियन का है, द्रविड एंड केरला स्टाइल का। मेन डाइटी लॉर्ड विष्णु है, अनंता शयन पोस्चर, ठीक है। तो यही अनंता शयन पोस्चर जो मैंने बताया, ये इन शेषनाग पर शयन मुद्रा में मतलब वो विराजमान है। और इसी अवस्था को क्या बोला जाता है, पद्मनाभ, ठीक है, पद्मनाभ इसको बोला जाता है। एंड ऑन आदि केशा और किंग ऑफ सर्पेंट्स, इट इज़ नोन टू बी वन ऑफ द 108 होली टेम्पल्स एसोसिएटेड विद वैष्णविज्म इन इंडिया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने बताई। यहाँ पे 75th एनिवर्सरी है 16 जुलाई को ऑफ व्हाट्स नोन एज द ट्रिनिटी एक्सप्लोजन, ठीक है। तो ट्रिनिटी एक्सप्लोजन ये हुआ था पहली बार जब न्यूक्लियर टेस्ट मतलब ये ट्राई किया गया था। नाउ आई एम बिकम डेथ लेगेसी ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कहाँ पे किया गया था, रिमोट डेजर्ट इन न्यू मैक्सिको, ठीक है। डेड मैंस जर्नी, जोनार्डो डेल मिर्तो, ठीक है, इसको ओनार्डो डेल मिर्तो बोलते हैं, जे इज साइलेंट, तो ये है। तो यहाँ पे ये किया गया था। तो यही चीज़ बोला गया है कि उसी के जस्ट बाद यूएस ने जो था नागासाकी जापान में और हिरोशिमा में फिर जो वेपन्स थे, ठीक है, फैट मैन, लिटिल बॉय, तो ये सब उन्होंने वहाँ पे ड्रॉप कर दिए थे, ठीक है। तो ज़्यादा जो था वो भी पता होना चाहिए कि फैट मैन जो था वो क्या था, प्लूटोनियम बॉम्ब था, ठीक है, प्लूटोनियम सॉलिड प्लूटोनियम कोर उसमें था। और जो ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट था उसमें भी यही यूज़ हुआ था, ठीक है, 16 जुलाई को। और लिटिल बॉय जो था वो यूरेनियम वेपन था जो हिरोशिमा में जो यूज़ हुआ था, ठीक है। मार्क 3 भी इसको बोला जाता है। तो यही था। 2 न्यूज़ शायद और रह गई थी यहाँ पे। एक तो यही है व्हाट नेक्स्ट इन राजस्थान पॉलिटिकल ड्रामा। तो मैंने बताया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ एक होता है, ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा 1985 का, जिसमें 10th शेड्यूल में मतलब ये बोला गया एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अभी जो राजस्थान के स्पीकर है सीपी जोशी, उन्होंने नोटिस दिया है 19 कांग्रेस एमएलए को इंक्लूडिंग सचिन पायलट को कि वाई दे शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। तो दिस सिचुएशन इन राजस्थान को मतलब वही है, उनको उसमें रिप्लाई देना पड़ेगा। नोटिस हैज़ बीन सर्व्ड अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलरली नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ से बोलते हैं। तो क्या उनको रिप्लाई करना पड़ेगा? येस, दे आर बाउंड टू रिप्लाई बिफोर द डेडलाइन ऑफ जुलाई 7। अगर उन्होंने 17 अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा असेंबली के। उसके बाद बाय पोल जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं, ठीक है, जिसमें उनको दोबारा से या तो किसी पार्टी की टिकट से लड़ना पड़ेगा या फिर कैसे भी उनको कहीं से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा केस है इन द लैंडमार्क खेहोतू वर्सेस जलीचू एंड अदर्स 1992। तो यहाँ पे कोर्ट ने मतलब बोला था कि स्वीपिंग डिस्क्रिशन अवेलेबल टू द स्पीकर्स इन डिसाइडिंग केसेस ऑफ डिसक्वालिफिकेशन एमएलएज। लेकिन स्पीकर जो है डिसीजन दे सकता है, उसके चैलेंज किया जा सकता है। द कोर्ट कैन नॉट स्टे और प्रिवेंट द प्रोसेस, ठीक है, लेकिन चैलेंज किया जा सकता है डिसीजन। तो यही है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मतलब जो भी डू द एमएलएज हैव एनी लीगल रिकोर्स आफ्टरवर्ड्स, तो उनको क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर डिसीजन कैन बी चैलेंज इन कोर्ट ओनली एट लिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सेड ओनली इन्फर्मिटीज बेस्ड ऑन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, मलाफाइट्स एंड नॉन कॉम्प्लाइंस विद रूल्स एंड नेचुरल जस्टिस। तो यही सब चीज़ें वहाँ पे रिव्यू हो सकती हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे था ट्विन होप्स ऑन वैक्सीन फ्रंट। तो ये मॉडर्ना जो वैक्सीन है, ठीक है, मॉडर्ना वैक्सीन फर्स्ट कंपनी थी ह्यूमन ट्रायल का जिसने किया कैंडिडेट वैक्सीन कोविड-19 के अगेंस्ट के लिए। तो इसको क्या बोला गया, mRNA 1273। द वैक्सीन वेंट टू फेज़ 1 ट्रायल। तो मेन यहाँ पे ये कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे डेवलप किया था कैंडिडेट वैक्सीन CHADOX1 NCOV, मतलब न्यू कोविड वायरस जो है कोरोना वायरस 19, पार्टनरशिप विद ग्लोबल फार्मास्यूटिकल फर्म एस्ट्राजेनेका, ठीक है। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे कि ह्यूमन ट्रायल के लिए, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए क्या चीज़ें 3 ज़रूरी होती हैं, ठीक है, असेस करना। एक तो रिएक्टोजेनिसिटी यानी कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉमन
एडवर्स रिएक्शंस, दूसरा है इम्यूनोजेनिसिटी यानी कि एबिलिटी टू प्रोवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स, एंड थर्ड इज सेफ्टी। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के ही ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।